Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue the chapter 2 of science components of food. तो लास्ट पार्ट में जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे वो थे वाटर, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। फिर हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, किन फूड्स में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हमें पता करना हो कि किस फूड में हमारी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं, हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो उसका थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और फूड के हमने कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था जिसे हम कंपोनेंट ऑफ फूड के नाम से भी कहते हैं। तो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड है इन्हें ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। In addition to this, dietary fibers and water are also essential for maintaining the life processes in the human body. तो इसी के साथ जो डाइटरी फाइबर्स और वाटर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हमारे ह्यूमन बॉडी के लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए काफी एसेंशियल होते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। फोटोसिंथेसिस में दो फेज होते हैं, लाइट फेज एंड डार्क फेज। लाइट फेज जो दिन के दौरान होता है, डार्क फेज जो नाइट टाइम में होता है, रात के टाइम होता है। तो ड्यूरिंग द लाइट फेज के टाइम सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के ग्रीन पार्ट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए, विच इज यूज ड्यूरिंग डार्क फेज। और उसी एनर्जी को डार्क फेज के टाइम हम यूज करते हैं किस लिए, फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ताकि उसी एनर्जी को हम डार्क फेज में यूज करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाए। कार्बोहाइड्रेट मेन और चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है फॉर ह्यूमन बॉडी और इसे हम एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी जानते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। शुगर में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, जिसे हम केन शुगर और शुगर के नाम से भी जानते हैं। और शुगर के अंदर आपको जैगरी आता है जिसे हम गुड़ कहते हैं। स्टार्च के अंदर आपकी चीजें आती हैं राइस, पीट, पोटैटोज, मेज एक्सेट्रा। सेल्यूलोज के अंदर आता है रफेज। रफेज के बारे में भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में फर्स्ट इज योर शुगर। शुगर क्या होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड स्वीट इन टेस्ट, इनका टेस्ट स्वीट होता है, मीठा होता है। दीज आर वाटर सॉल्युबल मीन्स, तो ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब जो पानी में घुल जाए। और मेन सोर्सेस ऑफ शुगर जो हमारे फूड में मिलते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, केन शुगर, मिल्क, फ्रूट्स सच एज बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एक्सेट्रा। तो जो मेन सोर्सेस होता है शुगर में हमारे फूड के अंदर वो होता है ग्लूकोज, शुगर केन, गन्ना, मिल्क और फ्रूट्स जैसे कि बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एक्सेट्रा। टेबल शुगर इज मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट। तो जो टेबल शुगर होती है मोस्टली आपको शुगर केन से मिलेगी या फिर शुगर बीट से मिलती है। रिफाइंड शुगर इज अ प्योर कार्बोहाइड्रेट, ये प्योर कार्बोहाइड्रेट होती है। इट डजंट कंटेन एनी मिनरल एंड विटामिन, और इसके अंदर कोई, रिफाइंड शुगर के अंदर कोई भी मिनरल्स एंड विटामिन नहीं होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज योर स्टार्च। तो स्टार्च जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, वाइल शुगर इज योर सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और शुगर स्वीट इन टेस्ट होता है, वहीं पे स्टार्च टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस, जिसकी कोई स्मेल नहीं होती है, और वाइट पाउडर होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल मतलब जो घुल नहीं सकता वो होता है, वाइल शुगर इज वाटर सॉल्युबल। एंड स्टार्च मॉलिक्यूल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सिंपल शुगर। तो स्टार्च मॉलिक्यूल के अंदर लार्ज नंबर, दो मतलब 200 से 1000 मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंपल शुगर के, जिसे हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और मेजर सोर्सेज ऑफ स्टार्च जो हमारे फूड में होते हैं वो होते हैं व्हीट, राइस, मेज एंड पोटैटोज। तो इनके अंदर आपके स्टार्च मिलते हैं। थर्ड पार्ट इज योर सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इट इज ऑल्सो टेस्टलेस वाइट पाउडर। और जो एक सेल्यूलोज का जो मॉलिक्यूल होता है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब 100 से
3000 मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपका एक सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल बनता है। जो सेल्यूलोज होते हैं वो प्लांट सेल वॉल, वुड और कॉटन में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन की बात करी जाए तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एंड सुगर्स गेट हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म शुगर। तो हाइड्रोलाइज क्या होता है, मतलब पानी के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन मिलके कुछ फॉर्म करता है, उसे हाइड्रोलाइज कहते हैं। तो डाइजेशन के प्रोसेस के टाइम शुगर और स्टार्च वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाती है। फिर ग्लूकोज इज देन एब्सॉर्ब्ड बाय ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर ग्लूकोज को ब्लड के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है और उसे बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। तो रेस्पिरेशन के टाइम ग्लूकोज का एक पार्ट ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो इससे क्या पता चला कि कार्बोहाइड्रेट आपको क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट फैट के बारे में बात की जाए तो प्रॉपर सोर्स ऑफ फैट जो होती है हमारी डाइट में वो होता है मीट, फिश, एग्स एंड नट्स। तो फैट्स ऑन डाइजेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। के लास्ट पार्ट में भी पढ़ा था हमने कि जो फैट डाइजेशन के टाइम मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। ऑयल और फैट्स जो होते हैं ग्रीजी इन नेचर होते हैं। ह्यूमन बॉडी स्टोर्स एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एनर्जी, हमारी एक्सेस एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करती है, फैट के फॉर्म में। दिस स्टोर्ड फैट इज यूज्ड बाय बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये जो स्टोर्ड फैट होता है ये हमारी बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जब भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट हो। इसीलिए कहते हैं फैट इज कंसिडर्ड एज एनर्जी बैंड इन अवर बॉडी, इसीलिए इसे एनर्जी बैंड इन अवर बॉडी कहा जाता है। Fat deposit in our body provides cushion to the body organs and protects them from energy। तो फैट डिपॉजिट जो हमारी बॉडी के अंदर होता है ये हमारी बॉडी ऑर्गन को कुशन प्रोवाइड करता है और इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। टू मच फैट डिपोजिशन इन अवर बॉडी, ज्यादा अगर हमारी बॉडी में फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो ये काफी हार्मफुल हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए, और इससे कंडीशन हो सकती है जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, यानी मोटापा। तो एनिमल्स जैसे कि व्हेल, कैमल, पोलर बियर स्टोर फैट इन देयर बॉडीज फॉर फ्यूचर यूज ड्यूरिंग विंटर। द पोलर bear sleeps for months. During its long sleep, it uses the fat stored in the body to meet its energy requirements। तो एनिमल्स जैसे कि व्हेल, कैमल, पोलर बियर ये अपनी बॉडीज में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर यूज के लिए, और ठंडियों के दौरान जो पोलर बियर होते हैं वो महीनों तक सोते हैं और अपनी इसी लॉन्ग स्लीप के टाइम इस जो इन्होंने बॉडी में अपनी फैट को स्टोर किया होता है उसको मतलब अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए इसी फैट का वो यूज करते हैं। फैट जो होती है वो फ्लेवर देती है और हमारे फूड को फ्लेवर और टेस्ट देती है। फैट्स किस लिए एसेंशियल होते हैं, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के इन द बॉडी। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज योर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि जिनके अंदर आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मिलता है। अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अमीनो एसिड। तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर मतलब छोटे छोटे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे मिलके बने होते हैं ये, जिसे हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं। और प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, पुराने टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, नए टिश्यूज बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो प्रोटीन हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। Plants contain some proteins, but groundnut, beans, cereals are the best sources of vegetable proteins. Animal protein contains sufficient quality of essential amino acid। तो plants हमें
सॉरी, प्रोटीन्स हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। और प्लांट्स जो कुछ कुछ प्रोटीन कंटेन करते हैं, लेकिन ग्राउंडनट, बीन्स और सीरियल जो होते हैं हमारे, वो वेजिटेबल प्रोटीन का मतलब ये बेस्ट सोर्सेज होते हैं वेजिटेबल प्रोटीन्स में। और एनिमल प्रोटीन की बात की जाए तो इनके अंदर भी सफिशिएंट क्वांटिटी होती है एसेंशियल अमीनो एसिड की। अभी मैंने बताया था अमीनो एसिड क्या होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे प्रोटीन हमारा मिलकर बना होता है। और फिर आपका आता है प्रोटीन्स हेल्प इन डाइजेशन, बॉडी ग्रोथ, टिश्यूज रिपेयर एंड कैटालाइजिंग सर्टेन बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो जो प्रोटीन होते हैं हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। और कैटालाइज मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को काफी एक्सेलरेट कर देना ताकि वो जल्दी हो, मतलब फास्ट कर देना उसके प्रोसेस को हम क्या कैटालाइज करते हैं। तो प्रोटीन किस लिए हेल्प करते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, मतलब वो प्रोसेसेस जिसमें मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो उन्हीं बायोकेमिकल प्रोसेसेस को ये कैटेलाइज करने में हेल्प करते हैं, यानी उसको जल्दी होने में ये हमारी हेल्प करते हैं। फिर हमने कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का अगर हमें टेस्ट देखना हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना हो, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च हमारी फूड में प्रेजेंट है यानी उसके लिए हमें टेस्ट करना, तो हम कैसे करते थे, हम अपने फूड आइटम को लेते थे टेस्ट ट्यूब आइटम में और 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन का उसमें मिलाते थे। अगर हमारा कलर ब्लू से ब्लैक में चेंज हो जाता है, ब्लू टू ब्लैक चेंज हो जाता था, तो हमारा क्या, आई मीन जो हमारा फूड का कलर है ब्लू ब्लैक कलर में अगर वो चेंज हो जाता था, तो इसका मतलब होता था कि हमारे फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। उसी तरीके से हमने अपना प्रोटीन के लिए टेस्ट ट्यूब देखा था कि फूड आइटम को हम टेस्ट ट्यूब में ले लेते तो 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर हम उसमें मिला लेते थे और अच्छे से मिक्स कर लेते थे। फिर 2 ड्रॉप हम कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप हम कॉस्टिक सोडा का मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर लेते थे और कुछ टाइम के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते थे। अगर उस फूड में मतलब कुछ टाइम बाद अगर उसमें वॉयलेट कलर डेवलप होता था, तो इससे अब पता चलता था कि हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। उसी तरीके से हमने फैट के लिए भी टेस्ट के बारे में बात की थी। फैट का टेस्ट हम कैसे देखते थे, वेट लेट मी शो यू। हाँ, तो फैट्स के टेस्ट के लिए हम क्या करते थे, कुछ फूड आइटम हम पेपर में ले लेते थे और उसे रैप कर लेते थे, फिर उसको क्रश करते थे और मतलब इस तरीके से ध्यान से क्रश करते थे ताकि वो पेपर फटे ना, और उसके बाद हम फूड आइटम को निकाल लेते थे और पेपर को कुछ टाइम के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देते थे। अगर उस पेपर पे आपको ऑयल स्पॉट्स मिलता है, तो इससे पता चलता था कि आपके फूड आइटम में फैट की प्रेजेंस है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहाँ पर आपको इन न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट के बारे में पता चलेगा कि वो है कि नहीं। फूड आइटम, और इसमें कुछ फूड आइटम्स के नाम हैं और इसमें हम देखेंगे कि किसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स, मतलब किस फूड आइटम में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो रॉ पोटैटो में हमारे स्टार्च प्रेजेंट होता है। कैसे पता चला, आपने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया था और आपका कलर किसमें चेंज हुआ, ब्लू ब्लैक में। तो इससे क्या पता चला कि आपके रॉ पोटैटो में आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से मिल्क का किया, तो मिल्क को जब हमने टेस्ट किया तो हमारा कलर, अगर हमने इसमें 2 ड्रॉप्स मिलाई थी कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स मिलाया था कॉस्टिक सोडा का, अगर उसके बाद हमारा हमने फिर अनडिस्टर्ब छोड़ के देखा था वॉयलेट कलर में चेंज हुआ, तो इट मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट है। उसी तरीके से हमने फिर से स्टार्च के लिए हमने अनकुक्ड पाउडर्ड राइस का देखा, तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, कुक्ड राइस में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो आप देख रहे हो दोनों राइस में, चाहे वो कुक्ड हो या अनकुक्ड हो, दोनों में ही स्टार्च प्रेजेंट होता है। वहीं पे ड्राई कोकोनट की बात की जाए तो हमने जब उसको टेस्ट किया तो हमें फैट की प्रेजेंस मिली। अनकुक्ड तुअर दाल जिसमें हमें स्टार्च भी मिला एंड प्रोटीन्स भी मिले। कुक्ड दाल मतलब पके हुए दाल को हमने देखा तो फिर उसमें भी हमें स्टार्च मिला एंड प्रोटीन्स मिला। स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, किस वेजिटेबल में देखा तो उसमें भी हमें स्टार्च मिला। स्लाइस ऑफ फ्रूट स्टार्च। बॉइल्ड एग जिसका वाइट पोर्शन है, अगर हमने उसका टेस्ट किया तो उसमें हमें प्रोटीन मिला, मतलब वॉयलेट कलर में चेंज हुआ। और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल को जब हमने देखा तो वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा फैट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम अपने मेजर न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो हमारा आता है विटामिन। तो विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो हमारी बॉडीज में मतलब इस विटामिन की काफी स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है। विटामिन्स हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स,
टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो विटामिन जो हमारी आईज, बोन्स और टीथ और गम्स को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है। द फूड आइटम्स रिच इन विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड एज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी। तो विटामिन मतलब वो फूड आइटम जो विटामिन रिच होते हैं उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जानते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। ये रहे कुछ आप पिक्चर्स देख सकते हो। तो विटामिन ए के कुछ सोर्सेज जिसमें आपका आता है पपाया, कैरेट, मैंगो। वहीं पे सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी के कुछ सोर्सेज की बात की जाए तो उसमें आपके आते हैं व्हीट, लिवर, राइस एंड सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी जिसमें आपके आते हैं लेमन, आंवला। मतलब विटामिन सी में आप ज्यादातर देखोगे खट्टी चीजें आती हैं, ऑरेंज, टमाटो, लेमन, आंवला, ग्रीन चिली एंड गुआवा। एंड सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी की बात की जाए तो उसके अंदर आता है आपका मिल्क, बटर एंड लिवर, एग्स एंड फिश। तो अब विटामिन के बारे में और जान लेते हैं। तो विटामिन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए काफी एसेंशियल होते हैं। Vitamins do not provide energy, but they help in proper utilization of other nutrients such as carbohydrates and fats। तो विटामिन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, पर ये हमें हेल्प करती है कि दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट इनकी हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब प्रॉपर इनकी यूज हो कर सके। आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज ओनली टू विटामिन। हमारी बॉडी खाली दो विटामिन सिंथेसाइज कर सकती है, मतलब बना सकती है, विटामिन डी एंड विटामिन के। एंड देयरफॉर अदर विटामिन शुड बी प्रेजेंट इन अवर डाइट। इसीलिए हमारी जो दूसरे विटामिन है वो हमारे डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी खाली दो ही विटामिन सिंथेसाइज कर सकती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो अभी आगे हम पढ़ते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वो काफी वाटर सॉल्युबल विटामिन का मिक्सचर होता है। एंड द इम्पॉर्टेंट विटामिन ऑफ दिस ग्रुप आर विटामिन बी टू, विटामिन बी फोर, बी सिक्स, बी नाइन एंड बी ट्वेल्व। ये सारी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर आते हैं। विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग cooking, therefore they should be present in our diet in the forms of fruits and half cooked vegetables। तो आप देखोगे विटामिन सी मतलब कुकिंग के टाइम ही ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। इसी इसीलिए हमारे बॉडी में मतलब हमारी डाइट में ये फ्रूट्स और हाफ कुक्ड वेजिटेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। अब हम विटामिन को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो दो तरीके के विटामिन होते हैं हमारे। फर्स्ट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन जिनके अंदर आता है आपका विटामिन बी एंड सी। एंड सेकेंड वन इज फैट या फिर ऑयल सॉल्युबल विटामिन जिसके अंदर आता है आपका विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो विटामिन ए, डी, ई एंड के जो होता है ये बॉडी के फैट में स्टोर्ड होती हैं। तो हम अब पढ़ते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं दैट आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। एंड नीड टू बी रेगुलरली सप्लाइड थ्रू फूड। और इन्हें मतलब इनकी कमी को पूरा करने के लिए हमें रेगुलरली फूड की हेल्प से मतलब इनको सप्लाई हमारी बॉडी को सप्लाई देना होता है इस वेजिटेबल विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए। तो इसे ही वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में स्टोर ना हो और रेगुलरली जरूरत हो सप्लाई करने की थ्रू फूड। तो अब हम विटामिन बी और इसके अंदर अभी हमने पढ़ा विटामिन बी एंड सी आता है, तो उसके विटामिन बी के क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन होते हैं, कहाँ क्या क्या सोर्सेज होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन बी वन जो होता है हमारी ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होता है, एसेंशियल ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन मतलब जब मिल्क पीरियड जो होता है, जो दूध पिलाते हैं, तो उसके लिए ये काफी जरूरी होता है। और इसके सोर्सेस क्या क्या है, मिल्क, सी फूड, सोयाबीन एंड होल सीरियल, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, ये सारी चीजें आपके किस में मिलती हैं, विटामिन बी के वन के सोर्सेस हैं। फिर विटामिन बी टू की बात की जाए तो उसके जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होते हैं ये होते हैं इम्प्रूव्स ग्रोथ एंड जनरल हेल्थ, मतलब ग्रोथ को इम्प्रूव करती है, जनरल हेल्थ को भी। एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन एंड रेस्पिरेशन। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए, लैक्टेशन के लिए और रेस्पिरेशन में मैंने बताया क्या होता है, जहाँ पर हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं।
तो विटामिन B2 किस लिए जरूरी होते हैं? ग्रोथ इंप्रूव करने के लिए, जनरल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन एंड रेस्पिरेशन के लिए ये काफी एसेंशियल होते हैं। और इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? विटामिन B2 हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? मिल्क, पीस, बीन्स, यीस्ट, मीट, एग, बनानास, चेरीज एंड रेजिन्स। वहीं पर अगर हम विटामिन B9 की बात की जाए तो उसे फॉलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है, मतलब इसके क्या इफेक्ट है? तो ये हेल्प्स इन फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन और मैच्योर होने में ये हमारी हेल्प करता है। और इसके जो सोर्सेस है विटामिन B9 हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड स्प्राउटेड बीन्स से। वहीं विटामिन B12 की बात की जाए तो ये हमारे मतलब बॉडी के ब्लड के लिए और हेल्थ के लिए काफी नेसेसरी होता है, ब्लड फॉर्मेशन के लिए भी। और इसके जो सोर्सेस है वो है लिवर, मीट, एग्स, मिल्क। वहीं विटामिन सी की बात की जाए तो ये हेल्दी टीथ और गम्स के लिए जरूरी होते हैं। इम्प्रूव्स एपेटाइट, प्रिवेंट्स स्कर्वी। तो ये हमारे हेल्दी टीथ और गम्स के लिए नेसेसरी होते हैं। और हमारी एपेटाइट को इम्प्रूव मतलब भूख को इम्प्रूव करते हैं, इस स्कर्वी से प्रिवेंट करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं स्कर्वी क्या होता है। मतलब विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी नाम की एक डिजीज होती है। नेक्स्ट इसके सोर्सेज की बात की जाए तो विटामिन सी जनरली आपको खट्टे चीजों में मिलता है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि आंवला, लाइम, लेमन, ऑरेंज, गूसबेरी एंड गुआवा। नेक्स्ट हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के फैट में मतलब विच आर स्टोर्ड इन द फैट टिश्यू एंड यूज्ड ओनली व्हेन द बॉडी नीड्स देम आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन्स होते हैं जो हमारे फैट टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं और तभी इनका यूज किया जाता है जब हमारी बॉडी को इनकी नीड होती है। बल्कि वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते और हमें फूड के थ्रू उनको सप्लाई देनी होती है। मतलब इस वाटर सॉल्युबल विटामिन की कमी पूरी करने के लिए हमें उन फूड्स को कंज्यूम करना पड़ता है ताकि इसकी कमी ना हो। रेगुलरली सप्लाई करना पड़ता है। वहीं पे फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे फैट टिश्यूज में ये स्टोर्ड होते हैं। तो हम कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आपके कौन कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो विटामिन ए के क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन होते हैं, मतलब क्या इफेक्ट्स होते हैं और उसके सोर्सेज क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ए जो होता है प्रमोट्स ग्रोथ, हेल्प इन नॉर्मल नाइट विजन। तो ये ग्रोथ को प्रमोट करता है और नॉर्मल नाइट विजन में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन ए के सोर्सेज क्या, तो विटामिन ए के सोर्सेज में आपके आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, ड्राइड टमाटोज एंड पंपकिन, कोल्ड लिवर ऑयल लिवर। विटामिन डी की बात की जाए तो इसके जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होते हैं, एड्स नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो बोन्स और टीथ के नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये काफी हेल्पफुल होते हैं। और इसके जो सोर्सेज है वो है मिल्क, fish liver oil, eggs, butter, tomatoes, germinated gram and wheat green germ oil। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं? इसमें आप विटामिन डी के सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो विटामिन ई आपके नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बटर, टमाटोज, जर्मिनेटेड ग्राम एंड व्हीट जर्म ऑयल ये भी आपके विटामिन ई के ही सोर्सेस होते हैं। विटामिन के की बात की जाए तो विटामिन के में आपके मतलब नेसेसरी फॉर प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम एनी इंजरी। तो आप कभी देखोगे आपको चोट लग जाती है तो खून मतलब किसी किसी का खून ज्यादा बहता है, किसी किसी के तुरंत क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब पपड़ी जैसी जम जाती है। तो वही होती है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये काफी जरूरी होती है, अगर आपको कोई इंजरी लग जाती है तो ब्लड का प्रॉपर क्लॉट हो जाए, इसीलिए विटामिन के हमारा हेल्पफुल होता है। और या इसके सोर्सेज क्या क्या है? कॉलीफ्लावर, कैबेज, टमाटोज, एग यॉक, इन सारी चीजों से आपको विटामिन के मिल सकता है। नेक्स्ट आपका है मिनरल्स। तो मिनरल्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और उसके क्या 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 सोर्सेस है, डाइटरी फाइबर्स, बैलेंस डाइट, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।